हरियाणा सरकार ने जेबीटी के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि हरियाणा के 300 से ज्यादा स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे पढ़ेगा हरियाणा। हरियाणा का कोई भी स्कूल बिना शिक्षक के न रहे, इस मकसद से ऑनलाइन तबादला नीति के तहत जेबीटी शिक्षकों के आवेदन मांगे हैं। हर बार सरकारें आती हैं और जाती हैं। सरकारी स्कूलों में रिजल्ट सुधारने के दावे किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बेहतर शिक्षा के नाम पर बड़ी आर्थिक मदद ली जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद सरकारी स्कूलों में शिक्षा के हालात जस के तस बने रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा में करीब 300 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। 300 के करीब स्कूल हैं जहां टीचर ट्रांसफ़र होकर चले गए या रिटायर हो गए, इस कारण से वहाँ कोई टीचर नहीं थे शुरुआत में। लेकिन स्कूल समर वैकेशन के बाद जब खुले तो हमने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को हिदायत दिया गया, क्योंकि अभी जनरल ट्रांसफ़र होने जा रहा है तो राशनलाइजेशन के मुताबिक उनको जितने टीचर चाहिए उतने मिल जाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर शिक्षक नहीं होंगे तो हरियाणा को शिक्षा का हब बनाने का सपना कैसे पूरा होगा, हरियाणा का भविष्य कैसे संवरेगा। हालांकि शिक्षा विभाग ऑनलाइन तबादला नीति बना चुका है और कोशिश ये है कि कम से कम हर स्कूल में एक शिक्षक जरूर लगाया जाए। पीजीटी के तबादले हो चुके हैं और अब जेबीटी के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। पीजीटी के जो फर्स्ट राउंड ट्रांसफ़र हुए थे, उसके बाद अभी हम जेबीटी के ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। उसके तहत पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि 5 साल से कम जिन लोगों का जोन में हुआ है उनसे ऑप्शन मांगे जाते हैं कि वो भी क्या अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं या नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कल शाम से वो ऑप्शन मांगना हम शुरू करेंगे 4 दिन के लिए। हालांकि सूबे में 300 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षक तैनात नहीं है। ऐसे में सूबे को शिक्षा का हब बनाने का सपना कैसे साकार होगा, यह सवाल अभी भी बरकरार है। चंडीगढ़ से कुलबीर दीवान के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। फरीदाबाद पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि देश 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से आजाद हुआ है। उमा भारती का कहना है कि मोदी जी के पीएम बनने के बाद देश सही मायनों में आजाद हुआ है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री फरीदाबाद पहुंची, जहां उन्होंने शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के जन्म दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने एनआईटी स्थित चौक का नाम बदलकर अवंतीबाई के नाम पर रखा। अपने संबोधन में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रानी अवंतीबाई की शहादत का जिक्र किया। साथ ही कहा, मोदी जी के पीएम बनने के बाद विश्व भर में देश का मान बढ़ा है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही देश सही मायनों में आजाद हुआ है। भारत को बहुत समय लगा आजादी आने में। 15 अगस्त 1947 को जो घोषणा हुई है वो भारत की धरती को आजाद करने की घोषणा हुई है। भारत की असली आजादी तो तब आई है जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उधर संसद में जीएसटी बिल पर कांग्रेस के समर्थन देने का उमा भारती ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश हित में सभी दलों के एक साथ आने की परंपरा इंदिरा और अटल जी के समय की है, जो फिर से लौट आई है। एक अच्छी बात यह है कि ये पुरानी परंपरा थी जो अटल जी और इंदिरा जी के समय पर थी कि जब देश के मसले आते थे तो सब एक हो जाते थे। अभी 2 साल वो स्थिति ऐसे लगता था जैसे गायब हो गई। अब उसकी सुगंध फिर से वापस लौटी है। कांग्रेस के समर्थन किए जाने पर उमा भारती ने कहा, अटल इंदिरा जी के समय की परंपरा लौट आई है, जो अच्छी बात है। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। 2 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल को लेकर हरियाणा में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी संघों ने गेट मीटिंग कर अपने अपने विभागों को नोटिस दिया। 2 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर कर्मचारी संगठनों ने कमर कस ली है। इस हड़ताल को लेकर कर्मचारियों ने हिसार में गेट मीटिंग कर अपने अपने महकमों को नोटिस भी दिया है। 2 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल को लेकर कर्मचारियों की तैयारियां जारी है। देशव्यापी हड़ताल को लेकर बुधवार को पूरे हरियाणा में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी संघों ने गेट मीटिंग कर अपने अपने विभागों को नोटिस दिए। 2 सितंबर की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसको लेकर के आज पूरे प्रदेश के नोटिस डे मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर तमाम विभागीय कार्यालयों पर गेट मीटिंग की जा रही है
और हमारे जो राज्य कमेटी है वो अपने अपने विभागीय अध्यक्षों को आज नोटिस थमाएगी और ये बताएगी सरकार को कि 2 सितंबर की हड़ताल है, उसके अंदर कर्मचारी पूरा जोश खरोश के साथ भाग लेगा। कर्मचारी संगठन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा बंद करने, नई भर्तियां करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने, पंजाब के समान वेतन लागू करने जैसी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। साथ ही कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से भी संतुष्ट नहीं है। बीजेपी सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियां अपना रही है, कच्चे कर्मचारियों की भर्ती कर रही है, पक्कों को भर्ती नहीं कर रही है। हम कह रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को बंद करो लगाना और पक्का कर्मचारी लगाओ, ठेका प्रथा बंद करो और जो 6वें वेतन आयोग की विसंगतियां वो अभी तक एज इट इज पड़ी हैं, उनको दूर करके 7वां वेतन आयोग जल्दी से जल्दी लागू करो। कुछ हमारे विभागों में पंजाब के समान वेतनमान की मांग है, वो पंजाब के समान वेतनमान लागू करो। उसी के विरोध में हम 2 सितंबर की जो हड़ताल कर रहे हैं उसका आज नोटिस दिवस मना रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी एक बार फिर से लामबंद होना शुरू हो गए हैं। कर्मचारियों का ऐलान है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो शांत नहीं बैठेंगे। हिसार से महेंद्र सिंह के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। हिसार में लाडवा माइनर की मरम्मत को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग के दफ्तर का घेराव किया और सरकार से लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसने की मांग की। हिसार स्थित लाडवा माइनर की मरम्मत की मांग को लेकर किसान लामबंद होना शुरू हो गए हैं और उन्होंने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिसार में सिंचाई विभाग के दफ्तर के आगे नारेबाजी कर रहे ये किसान नहर की मरम्मत किए जाने की मांग कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक हिसार की लाडवा माइनर नहर पिछले 2 महीने से टूटी हुई है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। किसानों का आरोप है कि इस बारे में अधिकारियों से कई बार अपील की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा है, तकरीबन 2 महीने से न्यू लाडवा माइनर टूटा हुआ है और महकमा उसको बंद नहीं कर रहा है। पानी की बहुत सख्त जरूरत है और ये बिल्कुल खाली पड़ा है, तेलों के ऊपर कोई पानी नहीं जा रहा। बार बार एक्शन से मिला गया है लेकिन ये कोई परवाह नहीं करता। किसानों का कहना है कि नहर की मरम्मत ना होने की वजह से करीबन 1000 एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार ऐसे लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हम कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, धरती पुत्र मेहनती कमाऊ किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी तो वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम चाहेंगे कि ऐसे अफसरों के खिलाफ सरकार नकेल खींचे। सिंचाई महकमे के दफ्तर पर प्रदर्शन करने पहुंचे ग्रामीणों ने लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसने की मांग की है। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्डर के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को गुरुग्राम के सेक्टर 70 में विस्तार प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वालों के पैसे वापस करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक से 38 निवेशकों के 15 करोड़ रुपए वापस करने को कहा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक यूनिटेक 2 हफ्ते में 5 करोड़ रुपए लौटाएगा। बाकी के 10 करोड़ रुपए सितंबर के आखिर तक लौटाने होंगे। इससे पहले केंद्र सरकार भी बिल्डरों की मनमानी खत्म करने के लिए रियल एस्टेट बिल को मंजूरी दे चुकी है। ये बिल व्यावसायिक और रिहायशी दोनों प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा। 2009 से ये प्रोजेक्ट बन ही रहा है। यूनिटेक ने दिसंबर 2011 में इस प्रोजेक्ट में पोजीशन देने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है। 2009 में इस प्रोजेक्ट में जब बुकिंग की गई थी तो 3 बेडरूम फ्लैट की कीमत थी 55 लाख रुपए, जिसका 95% पैसा यूनिटेक के पास जा चुका है। लेकिन पैसा मिलने के बाद से ये बिल्डिंग्स आधी अधूरी इसी तरह से खड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को कहा है कि पहले वो 15 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करें, इसके बाद ही मामले की अगली सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की पत्नी ने पुलिस में एक युवक के खिलाफ धमकाने और ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज करवाई है। प्रदीप चौहान नाम के शख्स पर पूर्व सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की पत्नी ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की पत्नी से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज कराई गई है।
दरअसल प्रदीप चौहान नाम के शख्स ने टेलीफोन पर मंत्री की पत्नी से 2 करोड़ की फिरौती मांगी है। आरोपी ने फोन पर कहा है कि उसके पास एक रिकॉर्डिंग है जो जनता के बीच अगर सर्कुलेट होगी तो ठीक नहीं होगा। कोई रिकॉर्डिंग नहीं है इस तरह की। वो उसने कहा ऐसा, जैसा कि हमने अपनी शिकायत में लिखा है, वो ऐसा कहता है कि उसके पास रिकॉर्डिंग है। इसका हमने ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, ना ही ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है। अगर हुई तो डॉक्टर्ड होगी, उसने अपने आप बनाई होगी। और उसका आता जाता था थोड़ा बहुत, पिछले 2-2.5 महीने से कुछ बार आया था वो। उसके बाद उसने इस टाइप की एक्सटॉर्शन की डिमांड शुरू कर दी। हमने जब ज़्यादा हो गया तो हमने पुलिस को कंप्लेंट कर दी, पुलिस ने FIR कर ली, पुलिस अपना काम कर ली। आरोपी ने फुटेज YouTube और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी है। राजू राज, जी मीडिया, गुड़गांव। हिमाचल में रोहड़ू में 5 मंजिला इमारत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बचाव और राहत कार्य लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में आज का दिन हादसों के नाम रहा। शिमला के हाटकोटी में पहाड़ी पर बनी एक 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अब तक 2 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, जबकि इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शिमला के हाटकोटी में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। यहाँ एक 5 मंजिला इमारत के ढहने से कई लोग मलबे में दब गए। हादसे की कुछ देर बाद ही प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि भारी बारिश के चलते इमारत की नींव पर असर पड़ा और बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। बिल्डिंग का नक्शा भी पास नहीं करवाया गया था। सभी श्रद्धालु बाबा बालकनाथ से माथा टेककर वापस अमृतसर लौट रहे थे। उधर पंजाब से सटे हिमाचल के ऊना में श्रद्धालुओं से एक भरा ट्रक ब्रेक फेल होने की वजह से पलट गया, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 40 श्रद्धालु घायल हुए हैं। कश्मीर के बारामूला में आज हुए एक बड़े आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए। कश्मीर के जिला बारामूला में आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया है, जिसमें कि 3 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने देर रात करीब 3:30 बजे बारामूला के ख्वाजाबाग में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। 2 जवान शहीद हो गए, 2 जवान घायल हुए। इस दौरान पुलिस की एक गाड़ी भी हमले की चपेट में आ गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आतंकी फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फायरिंग हुआ था और उससे आर्मी का 2-3 जवान घायल हुआ, सिविल पुलिस का एक डेथ हो गया। जो हमारे सैनिक और सुरक्षा बलों के कर्मी जिन्होंने अपनी शहादत दी है देश के लिए, हम उनका नमन करते हैं। पिछले 2 दिनों में अभी तक 7 लोगों की जान चली गई और कई जख्मी हो गए, और ये हालात जो हैं ये दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हमले में शहीद पुलिसकर्मी प्रीतपाल सिंह को श्रीनगर में भी श्रद्धांजलि दी गई। 15 अगस्त को भी कश्मीर के नौहट्टा में हुए हमले में CRPF के कमांडर प्रमोद कुमार शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुमित जोशी, जी मीडिया। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की लगातार बढ़ती हिमाकत के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी देश घोषित करवाए जाने की मांग उठने लगी है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने मांग की है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करके उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी देश घोषित करवाया जाए। कश्मीर घाटी में लोग पिछले 40 दिनों से हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सूबे की पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला फूंका। उनका आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारें आतंकवाद को खत्म करने को लेकर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित हैं, लेकिन हालात लगातार खराब हो रही हैं। हमारे लीडरशिप जो है हिंदुस्तान की, वो महज बयानबाजी के अलावा अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। पैंथर्स पार्टी के नेताओं की मांग है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी से विश्व स्तर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की अपील की। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील करना चाहते हैं कि आप अपने अंतर्राष्ट्रीय सतह पे आपका जो इन्फ्लुएंस है उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, और पाकिस्तान को आज तक आतंकवादी देश करार क्यों नहीं दिया गया है।
पैंथर्स पार्टी का आरोप है कि केंद्र और राज्य के हुक्मरान सूबे के हालात सुधारने के बजाय बयानबाजी में मसरूफ हैं। जम्मू से राजू केतली, जी मीडिया। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद ने कश्मीर और भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला है। लश्कर चीफ हाफिज सईद ने कश्मीर के मसले पर फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए पाकिस्तान को नया मशवरा दिया है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद ने कश्मीर और भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहल शरीफ से कहा है कि वो कश्मीर में सेना भेजें। कराची में डिफेंस काउंसिल की मीटिंग के दौरान हाफिज ने कहा कि वक्त आ गया है कि पाक सेना मोहम्मद अली जिन्ना के आदेश का पालन करे। मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ये गुजारिश करता हूँ कि कायदे आजम का हुक्म अभी तक पेंडिंग है, इस पर अमल करना आपका फर्ज है और ये आपकी जिम्मेदारी है। सोचें कि किस तरीके से इंडिया की फौज को वहां से निकालना है। और भाई मैं जंग की दावत नहीं दे रहा, लेकिन एक हिकमत अमली तय करने का वक्त है, सिर्फ बातों का वक्त नहीं है। मंगलवार को पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने ये भी कहा था कि उनकी सरकार कश्मीरियों को नैतिक और राजनीतिक समर्थन देती रहेगी। भारत पाकिस्तान को कई बार कश्मीर के मामले में दखल न देने की चेतावनी दे चुका है। हाल ही में पाकिस्तान ने कश्मीर हिंसा में घायल लोगों की मदद का प्रस्ताव दिया था। भारत ने पाकिस्तान का ये प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया था। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान की ओर से पहले ही आतंकवाद, घुसपैठ और ड्रग्स स्मगलिंग जैसी कई चीजें मिल चुकी हैं। हाल ही में नौगाम सेक्टर से जिंदा पकड़े गए आतंकी बहादुर अली ने भी खुलासा किया था कि लश्कर और पाकिस्तानी सेना कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के लिए साजिश रच रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ संदीप ओबरॉय, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मां वैष्णो देवी भवन से लेकर एक यज्ञ किया जा रहा है जिसका मकसद हरित क्रांति और पर्यावरण सुरक्षा है। इस यज्ञ के दौरान जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक साल में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण और हरित क्रांति के मकसद से जम्मू में एक यज्ञ का आयोजन किया गया। पूरे विश्व में हरित क्रांति और पर्यावरण को साफ करने के मकसद से विश्व यज्ञ अनुष्ठान पर्यावरण ट्रस्ट की तरफ से एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत एनवायरमेंट बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले अवधूत बाबा अरुण गिरी की तरफ से की गई है। इतिहास का हमारे महापुरुषों ने रचा है और मैं उस इतिहास के मार्गदर्शन पर चल रहा हूँ और हमारे ऋषि मुनि हमेशा वृक्ष लगाया, जंगलों में रहा, पर्यावरण जीवात्माओं की रक्षा किया और उसी कार्य को मैं पुनः लोगों को जागृत कर रहा हूँ कि ईंट पत्थर कम यूज करो, एसी कम यूज करो और वृक्ष लगाओ और पर्यावरण के साथ रहो, जीवन को सुखी बनाओ। इस मौके पर साधु समाज से जुड़े कई साधु और आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश्वर कुमार भी मौजूद रहे। साथ ही जम्मू कश्मीर के वन मंत्री लाल सिंह और राज्य मंत्री अजय नंदा समेत कई अधिकारी भी शामिल हुए। इस यज्ञ से शुरू हुए पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत देश भर में एक साल के भीतर 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू।